वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम फंडामेंटल के एक विशेष टॉपिक वाइटल साइंस के बारे में बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आर फिजिकल साइन ऑफ बॉडी फंक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। यानी वाइटल साइंस होते हैं वो एक फिजिकल साइंस होता है बॉडी के फंक्शंस का, जो कि एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। दे शो हाउ वेल वाइटल ऑर्गन वर्क। यानी वाइटल साइंस हमें ये पता लगता है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो किस प्रकार वर्क करते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स और ब्रेन। एनी चेंज इन पेशेंट कंडीशन इज फर्स्ट सीन इन वाइटल साइन। यानी किसी भी प्रकार की जो कंडीशन चेंज होगी तो वाइटल साइंस में चेंज इन बैंड जरूर आ जाते हैं। दे हेल्प डिटेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अर्ली। वाइटल साइन आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल साइन। यानी वाइटल साइंस को कार्डिनल साइंस भी कहते हैं। कार्डिनल साइन चेंजेज इन वाइटल साइन, चेंजेज इन हेल्थ स्टेटस, अर्ली वार्निंग ऑफ शॉक, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, रेस्पिरेटरी फेलियर। उसके बाद आता है मेथड टू असेस वाइटल साइंस। इंस्पेक्शन, रेस्पिरेशन, रेट, डेप्थ, रिदम, पाल्पेशन, पल्स, स्किन टेम्परेचर, ऑस्कल्टेशन, ब्लड प्रेशर और एपिकल पल्स। उसके बाद आता है प्राइमरी वाइटल साइंस। 4 होते हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। फिफ्थ वाइटल साइन पेन होता है, बिकॉज पेन क्या करता है, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज पल्स, इंक्रीज रेस्पिरेशन। एडिशनल फिफ्थ वाइटल साइंस जो इमरजेंसी में होता है वो पल्स ऑक्सीमेट्री यानी SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हाउ नर्स असेस टेम्परेचर। डोरसम यानी जो नर्स है वो टेम्परेचर को कैसे असेस करेगी, तो डोरसम यानी बैक ऑफ हैंड, फिंगर्स आर यूज। रीजन मोर टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर, कि जो डोरसम बैक ऑफ हैंड होता है उस पर जो टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आता है कोर बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू एंड ब्लड, यानी टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू एंड ब्लड। अब आता है कोर साइट्स, जैसे रेक्टल है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर है। अब आता है पेरिफेरल साइट्स, ओरल है, एक्सिलरी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ओरल होता है 37 डिग्री सेल्सियस, रेक्टल होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, एक्सिलरी होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस और कोर जो होता है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है। दोबारा से देख लीजिए, ओरल 37 डिग्री सेल्सियस, रेक्टल 37.5 डिग्री सेल्सियस, एक्सिलरी 36.5 डिग्री सेल्सियस, कोर 37.8 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री फारेनहाइट। अब बात करते हैं कि इसको एक आरोही क्रम में लिखते हैं, जैसे एक्सिलरी 36.5 डिग्री सेल्सियस या 97.6 डिग्री फारेनहाइट, ओरल 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फारेनहाइट, रेक्टल 37.5 डिग्री सेल्सियस यानी 99.6 डिग्री फारेनहाइट और जो कोर होता है वो होता है 37.8 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री फारेनहाइट। अब आता है कि जो रेक्टल होता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस ओरल से ज़्यादा होता है और जो एक्सिलरी होती है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस ओरल से कम होता है। अब आता है डाईयूरिनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी वेरिएशन क्या क्या आएंगे टेम्परेचर में। लोवेस्ट होगा अर्ली मॉर्निंग में, यानी मसल की इनएक्टिविटी होगी, लो मेटाबॉलिज्म होगा। हाईएस्ट होगा लेट आफ्टरनून या इवनिंग में, हाई मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी या एनवायरनमेंट होगा। अब आता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर, बीपी, पीएच, ग्लूकोज डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस मेनली थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, इट इज ए कंट्रोल प्रोसेस इन विच द बॉडी रिवर्स ए चेंज टू रिटर्न नॉर्मल मेंटेन होम्योस्टेसिस। कहने का मतलब है कि होम्योस्टेसिस क्या है कि पल्स, बीपी इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़े, इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज रहें, ये होता है होम्योस्टेसिस। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन ऑफ हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेजर सोर्स है बॉडी हीट का। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। कैलोरिक वैल्यू, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से
4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है एनक्लेक्स पॉइंट, यानी टेम्परेचर, जो प्रेगनेंसी में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हाई नॉर्मल बना रहता है, रीजन क्योंकि हाई मेटाबॉलिक रेट होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में जो टेम्परेचर होता है वो हाई व नॉर्मल बना रहता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म होती है वो ज़्यादा होती है। सोर्सेज ऑफ हीट का आ गया। अब आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो पहला हमने पढ़ा था वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड था, अब है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, इंक्रीज इन BMR आफ्टर ईटिंग ड्यू टू डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी प्रोटीन 30% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट 5 से 6%, मिक्स्ड डाइट 12%। अब आता है प्रोटीन प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट, यानी थर्मिक इफेक्ट की बात करें तो प्रोटीन 30%, कार्बोहाइड्रेट 5 से 6%, मिक्स्ड डाइट 12% यानी 12%, और एनक्लेक्स पॉइंट की बात करें तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट, ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के हिसाब से जो फैट होती है वो 9 किलो कैलोरी जो होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अब तीसरा आता है हीट प्रोड्यूस के सोर्स में एक्सरसाइज, हीट इफेक्ट, यानी ड्यूरिंग एक्सरसाइज हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस, यानी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा हीट लॉस से क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आता है की एनक्लेक्स पॉइंट, यानी 80% ऑफ हीट कम्स फ्रॉम स्केलेटल मसल्स कॉल्ड हीट ऑफ एक्टिविटी। हीट ऑफ एक्टिविटी क्या किसे कहेंगे कि जो 80% जो हीट है वो स्केलेटल मसल से आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। अब आता है एनक्लेक्स के कुछ मेजर पॉइंट, यानी फीवर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, हाइपोथर्मिया डिक्रीज होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन्फेंट्स लूज हीट फास्टर, यानी जो इन्फेंट्स होता है वो हीट का लॉस जल्दी करते हैं क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया होता है, एल्डरली हैव डिक्रीज टेम्परेचर रेगुलेशन क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होती है, इन्फेक्शन में इंक्रीज होता है टेम्परेचर और शॉक में डिक्रीज होता है टेम्परेचर, ये लेट स्टेज की बात है। चौथा जो हीट प्रोड्यूस सोर्स है वो है हार्मोनल इफेक्ट। तो एनी हार्मोन दैट इंक्रीज BMR इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हीट, कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हीट। उसके बाद है कैटेकोलोमाइन फाइट और फ्लाइट इंक्रीज हीट। कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है और फिर इंक्रीज हीट होता है। उसके बाद जो कोर्टिसोल होता है ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज हीट होता है, कैटेकोलोमाइन फाइट और फ्लाइट इंक्रीज हीट होता है। अब आता है थायराइड डिसऑर्डर लिंक, हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस ज़्यादा होगा, वार्म स्किन रहेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगा और लो टेम्परेचर रहेगा। नोट सेट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इसलिए हीट इंटॉलरेंस यानी वार्म स्किन रहेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में सर्दी ज़्यादा लगती है क्योंकि लो टेम्पर मेटाबॉलिज्म कम होता है। अब आता है एनक्लेक्स क्लिनिकल क्यू क्या होगा, वार्म स्वीटी पेशेंट विदाउट फीवर थिंक थायराइड, यानी वार्म हो स्वीटी पेशेंट हो विदाउट फीवर तो हम थायराइड के बारे में सोच सकते हैं, थायराइड उसका डायग्नोस हो सकता है। अब आता है ओवुलेशन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज इज सस्टेन नॉट सडन, यानी टेम्परेचर राइज इज सस्टेन यानी सडन इंक्रीज नहीं होगा, सस्टेन रहेगा, अकर आफ्टर ओवुलेशन नॉट बिफोर, यूज टू कन्फर्म ओवुलेशन नॉट प्रिडिक्टेड। एक चीज़ है कि भाई ओवुलेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन ओवुलेशन हो ऐसा प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। उसके बाद है टेम्परेचर चार्टिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ़ इंटरकोर्स ऑलरेडी हैपन, यानी आप टेम्परेचर चार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उससे प्रेगनेंसी हट जाएगी, वो ऑलरेडी अगर आपका इंटरकोर्स हो चुका है तो। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर को प्रेग्नेंट होने से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है सीवरिंग डीप फिजियोलॉजी, सीवरिंग में क्या होता है, इंक्रीज करती है ऑक्सीजन कंज्यूप्शन, इंक्रीज होता है कार्डियक वर्कलोड, इन कार्डियक पेशेंट सीवरिंग कैन वर्सन इस्चेमिया, इस्चेमिया होता है कि ब्लड सप्लाई टिश्यू में बंद हो जाना। अब आता है हाइपोथर्मिया स्टेज मिल्ड,
सीवरिंग प्रेजेंट रहती है, मॉडरिंग सीवरिंग डिक्रीज हो जाती है, सीवरिंग एब्सेंट होती है, वेरी डेंजरस। यानी जो सीवरिंग हाइपोथर्मिया की 3 स्टेज होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में सीवरिंग प्रेजेंट रहेगी, मॉडरेट में सीवरिंग डिक्रीज रहेगी, सीवियर में सीवरिंग एब्सेंट, वेरी डेंजरस रहेगी। एनक्लेक्स प्रायोरिटी में क्या करेंगे, नो सीवरिंग प्लस कोल्ड पेशेंट, यानी कोई सीवरिंग नहीं है और कोल्ड पेशेंट है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब बात करते हैं डिजीज कंडीशन की। फीवर एज डिफरेंस, वाही बॉडी अलाउज फियर। फीवर एज डिफेंस, वाही बॉडी अलाउज फियर इनहिबिट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, एनहेंस करती है WBC एक्टिविटी को, इम्प्रूव करती है इम्यून रेस्पॉन्स को। उसके बाद है एनक्लेक्स, डू नॉट एग्रेसिवली लोअर माइल्ड फीवर अनलेस इंडिकेटेड। कैंसर रिलेटेड फीवर, ड्यू टू ट्यूमर मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू साइटोकाइन रिलीज, ऑफन अनरेस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेस इंड्यूस हीट, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, वैजोकंस्ट्रिक्शन होगा, हीट रेस्ट रिड्यूस होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एंजाइटी कैन कोज लो ग्रेड फीवर। डिक्रीज हीट प्रोडक्शन, स्लीप में क्योंकि मसल एक्टिविटी कम होती है। फास्टिंग, फ्यूल फैट फॉर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। क्रोनिक इलनेस में मेटाबॉलिक रिजर्व रहता है, डिक्रीज होता है। शोक, टिश्यू परफ्यूजन होता है। इनक्लेक्स शोक, कोल्ड स्किन, कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड स्किन, पुअर सर्कुलेशन। उसके बाद बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हीट लॉस। तो सोर्सेज ऑफ हीट लॉस, स्किन लॉस वाही 85%, लार्ज सरफेस एरिया, रिच ब्लड सप्लाई, डायरेक्ट एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट। इन्फेंट्स, थिन स्किन होती है, लेस फैट होती है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। उसके बाद है इन्फेंट लूज हीट लॉस फास्टर देन एडल्ट्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आर्टेरियोवेनस शंट ऑफ स्किन। It opens in hot environment, vasodilation, which cause loss of heat, and close in cold environment, vasoconstriction, which conserve heat. अब आता है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। उसके बाद आता है रेडिएशन, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद आता है बॉडी लॉजिंग हीट टू कूलर वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स। एनक्लेक्स फैक्ट्स, 60% हीट लॉस अकर वाही रेडिएशन बाई रेडिएशन अकर्स फ्रॉम अनकवर्ड बॉडी पार्ट। उसके बाद आता है कन्वेक्शन, हीट लॉस बाई मूवमेंट ऑफ एयर और फ्लूइड, एग्जाम्पल फैन, कूल एयर मूविंग एक्रॉस बॉडी, विंड। उसके बाद है एनक्लेक्स रूल, यानी 15% जो हीट लॉस होती है वो कन्वेक्शन के द्वारा होती है, डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तीसरे नंबर पे आता है इवापोरेशन, हीट लॉस व्हेन लिक्विड चेंजेस टू वेपर, एग्जाम्पल स्वीटिंग है, वाटर इवापोरेटिंग फ्रॉम स्किन है। उसके बाद आता है एनक्लेक्स पॉइंट, %22 हीट लॉस बाई इवापोरेशन, इंक्रीज ड्यूरिंग फीवर, एक्सरसाइज, हॉट क्लाइमेट। उसके बाद आता है कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल आइस पैक्स है, हॉट वाटर बॉटल्स है, कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशंस है। एनक्लेक्स रूल 3% हीट लॉस बाई कंडक्शन। अब हम बात करते हैं रेडिएशन, फिर इवापोरेशन, फिर कन्वेक्शन, फिर कंडक्शन, यानी 60%, फिर 22%, फिर 15%, फिर 3%। अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, पार्ट्स ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी बल्ब, ओरल थर्मोमीटर लॉन्ग थिन बल्ब होता है, रेक्टल थर्मोमीटर शॉर्ट छोटा होता है और थिक बल्ब होता है। एनक्लेक्स सेफ्टी, रेक्टल टेम्परेचर नेवर यूज्ड ओरली। उसके बाद आता है स्टैम्प, कंटेंट्स टेम्परेचर मार्किंग्स, रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 43.3 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर लिक्विड, इसमें मरकरी होती है, रीजन क्यों होता है, हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, एक्सपेंड होता है यूनिफॉर्मली। एनक्लेक्स अपडेट,
mercury thermometer are being replaced due to toxicity. क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहीं से क्वेश्चन आता है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मोमीटर। हम क्लीनिंग किससे कर सकते हैं? सोप एंड टैप वाटर से। उसके बाद आता है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट्स जिसमें हम सेवलोन 1:20 के रेशियो में, लाइजोल 1:40 के रेशियो में, डिटोल 1:40 के रेशियो में। डिसइंफेक्शन टाइम 5 मिनट्स होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन पॉइंट, ईच स्मॉल लाइन 0.1 डिग्री सेल्सियस और 0.2 डिग्री फारेनहाइट। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, नेवर वॉश थर्मोमीटर विद हॉट वाटर, प्रिवेंट ब्रेकेज। इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स, मर्करी स्पिल्स, करेक्ट स्टेप क्या होंगे? मान लीजिए थर्मोमीटर ब्रेक हो गया, मर्करी स्पिल हो गई, तो सबसे पहले पिक करेंगे मर्करी को विद आई ड्रॉपर और थिक पेपर के साथ में। उसके बाद सील इन प्लास्टिक जीपर बैग में, प्लास्टिक इनसाइड सेकंड बैग में, देन थर्ड बैग, फाइनली सील इन वाइड माउथ कंटेनर में। क्या नहीं करेंगे? स्वीपिंग नहीं करेंगे, वैक्यूमिंग नहीं करेंगे, यूजिंग क्लीनिंग एजेंट्स का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रीजन, मर्करी जो वेपर्स होती है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मूला टू चेंज वन स्केल इनटू अनदर। फारेनहाइट, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, यानी फारेनहाइट। अब आप बात करते हैं सी बराबर क्या होता है, यानी सेल्सियस कैसे निकालते हैं? तो एफ में से 32 घटाएंगे, उसको 5/9 से गुणा कर देंगे। उसके बाद है सेल्सियस से फारेनहाइट, यानी फारेनहाइट कैसे निकालते हैं? तो सी गुणा 9/5, यानी सी को 9/5 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसमें 32 जोड़ देंगे। एक चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फारेनहाइट के। बोथ आर स्केल एट -40 डिग्री। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बोथ स्केल्स होते हैं वो -40 डिग्री पर दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आता है कॉमन साइट्स ऑफ टेम्परेचर। तो ओरल टेम्परेचर, थर्मोमीटर अंडर टंग, लिप्स क्लोज होते हैं, 2 मिनट के लिए यूज किया जाता है। क्लीनिंग, जो क्लीनिंग या इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी क्लीनिंग कैसे करेंगे? तो जब क्लीन करेंगे बल्ब से स्टेम की तरफ, जब बिफोर यूज कर लेंगे, यानी बल्ब से स्टेम की तरफ हम यूज करेंगे यूज करने से पहले। ये हम ओरल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं कि बल्ब से स्टेम की तरफ यूज करने से पहले यूज करेंगे। उसके बाद में स्टेम से बल्ब की तरफ जो सफाई है ये साफ करेंगे यूज करने के बाद में। प्रिंसिपल क्या है? लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ओरल टेम्परेचर नॉट यूज्ड इन हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, चेविंग। 20 से 30 मिनट का हमें क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे फॉल्स रीडिंग आती है। अब आती है इन्फेंट्स, रिस्क ऑफ बिटिंग एंड इंजरी का। माउथ ब्रीथ्स, ऑक्सीजन थेरेपी, माउथ ओपन इनएक्यूरेट होता है, यानी इन्फेंट्स में रिस्क रहता है क्योंकि बिटिंग का रिस्क रहता है, इंजरी का रिस्क रहता है। माउथ ब्रीदर, जो माउथ से ब्रीथ कर रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी है, माउथ ओपन इनएक्यूरेट रीडिंग आती है। कोमाटोज, अनकॉन्शियस, क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए भी हम ओरल टेम्परेचर या ओरल थर्मोमीटर का यूज नहीं करते हैं। कैन नॉट होल्ड थर्मोमीटर सेफली। ओरल सर्जरी, ओरल इन्फेक्शन, क्योंकि पेशेंट को रिस्क रहता है इंजरी का। उसके बाद होता है एनक्लेक्स रूट, इफ पेशेंट कैन नॉट कोऑपरेट, ओरल रूट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ओरल रूट होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब बात करते हैं रेक्टल टेम्परेचर की। तो रेक्टल टेम्परेचर में अडल्ट के लिए यानी 155 इंच 3.8 सेंटीमीटर लगभग जो रेक्टल टेम्परेचर को अंदर घुसाते हैं। चाइल्ड में 1 इंच तक अंदर जाता है, इन्फेंट में 0.5 इंच 1.25 सेंटीमीटर तक अंदर जाता है और 3 से 5 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। वाही रेक्टल इज मोस्ट एक्यूरेट, क्लोजेस्ट टू कोर बॉडी टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनक्लेक्स, रेक्टल टेम्परेचर बराबर 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन ओरल। व्हेन रेक्टल इज यूज, ओरल मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी रेक्टल रूट का यूज हम कब करेंगे? जब ओरल मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, माउथ ब्रीदिंग होगी, इन्फेंट्स विद क्वेश्चन, यानी इन्फेंट में सावधानी के साथ में रेक्टल थर्मोमीटर या रेक्टल टेम्परेचर का यूज हम करेंगे।
अब आता है नर्सिंग केयर पॉइंट्स। ल्यूब्रिकेट करेंगे बल्ब को, पैलेस करेंगे पेशेंट को सिम्स पोजीशन में, यूज रेक्टल थर्मोमीटर ओनली रेड कलर, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रेक्टल थर्मोमीटर होता है वो रेड कलर का होता है। रेड यानी रेक्टल यूज ओनली, ब्लू या क्लियर यानी ओरल या एक्सिलरी हो सकता है, ब्लू या क्लियर। उसके बाद आता है रेक्टल जो रूट होता है या रेक्टल थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेते हैं, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो रेक्टल टेम्परेचर डू नॉट यूज इन आफ्टर रेक्टल सर्जरी, रेक्टल डिजीज, डायरिया, फीकल इन्फेक्शन, रेक्टल ब्लीडिंग, न्यूबॉर्न इन चिल्ड्रन जो 6 साल से कम हो क्योंकि रिस्क ऑफ एनाल स्फिंक्टर डैमेज, हार्ट डिजीज या पोस्ट हार्ट सर्जरी हो क्योंकि रेक्टल स्टिमुलेशन से वैगल्स नर्व स्टिमुलेट होती है, ब्रेडिकार्डिया का कारण बनती है, स्पाइनल कोड सर्जरी, न्यूट्रोपेनिया हो, इंक्रीज WBC रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो, एनक्लेक्स यानी एनक्लेक्स ट्रैप क्या हो सकता है, रेक्टल टेम्परेचर कैन कोज वैगल रेस्पॉन्स। तो ये एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो कैन कोज वैगल रेस्पॉन्स। अब आता है एक्सिलरी टेम्परेचर एक्यूरेसी, लिस्ट एक्यूरेट होता है, लोअर देन रेक्टल होता है, व्हेन यूज्ड ओनली इफ अदर मेथड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मेथड्स थर्मोमीटर्स इन ड्राई एक्जिला, आर्म प्रेस्ड टाइटली टू बॉडी 3 से 5 मिनट्स, सेफेस्ट रूट फॉर चिल्ड्रन, एक्सिलरी टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन ओरल। अब बात करते हैं टिम्पेनिक टेम्पोरल आर्टरी या टेम्परेचर का। टिम्पेनिक probe in the auditory canal, measure infrared heat from tympanic membrane, temporal artery probe placed flush on forehead, measure heat from temporal artery। NCLEX advantage फास्ट है, नॉन इन्वेजिव है, गुड फॉर चिल्ड्रन है। NCLEX लिमिटेशंस ईयर इन्फेक्शन है, एक्सेस ईयर वैक्स है, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट है, रॉन्ग रीडिंग है। उसके बाद आता है बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद आएगा फीवर। फीवर मतलब पायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर अबव 9 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। NCLEX फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए साइन ऑफ डिजीज, यानी फीवर है वो डिजीज नहीं है। फीवर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, वैक्सीनेशन, एलर्जिक रिएक्शन, क्रैशिंग इंजरी, सर्जिकल ट्रॉमा, एक्सेसिव एक्सरसाइज। पोस्ट ऑफ फीवर ड्यू टू टिश्यू इंजरी, यानी पोस्ट ऑप में टिश्यू इंजरी की वजह से फीवर आता है। उसके बाद आता है फेजेज या स्टेज ऑफ फीवर। ऑनसेट या इन्विजन, ऑनसेट या इन्विजन, टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल से मैक्सिमम, पेशेंट फील चिल्स, शिवरिंग, कोल्ड स्किन। वाही हाइपोथैलेमस रीसेट पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, बॉडी ट्राई करती है जनरेट करने का हीट का, NCLEX चिल्स यानी टेम्परेचर इज स्टिल राइजिंग। उसके बाद है एक्स्ट्रा NCLEX पॉइंट्स, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी 10 ब्रीथ पर मिनट पर 1 डिग्री सेल्सियस पे। फीवर आएगा तो इंक्रीज होगी ऑक्सीजन डिमांड्स। एल्डरली में हैव इन्फेक्शन विदाउट फीवर, एंटीपायरेटिक लोअर हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, कूल ब्लैंकेट रिमूव हीट बाई कंडक्शंस। कूलिंग ब्लैंकेट रिमूव करते हैं हीट बाई कंडक्शन, ये कूलिंग जो ब्लैंकेट होते हैं वो कंडक्शन के द्वारा हीट को रिमूव करते हैं। ये तो था फेजेज में ऑनसेट या इन्विजन पहली फेज। दूसरा है फास्टेजियम, स्टेडियम या प्लेटो स्टेज भी इसको बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फीवर, बॉडी टेम्परेचर स्टे कॉन्स्टेंटली हाई, नो राइज नो फॉल, पेशेंट लुक्स हॉट ड्राई स्किन, हेडेक, वीकनेस। उसके बाद तीसरा आता है डिक्लाइन डिफ्रीव स्किन, फॉल ऑफ फीवर, बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्राइसिस सडन फॉल, टेम्परेचर ड्रॉप सडनली, कैन बी डेंजरस। 2 टाइप्स, ट्रू क्राइसिस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है पेशेंट कंडीशन इंप्रूव होती है, हीट रेट डिक्रीज होती है, गुड साइन होता है। उसके बाद है फॉल्स क्राइसिस, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव होगी, हार्ट रेट रिमेंस हाई रहेगी, डेंजर साइन, रिस्क ऑफ शॉक का। अब पहला पॉइंट है ये हो गया। उसके बाद आता है
लाइसिस यानी स्लो फॉल, टेम्परेचर फॉल्स ग्रेजुअली, टेक 2 से 3 डेज, सिम्टम्स स्लो डिसअपियर, सेफर देन क्राइसिस। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनक्लेक्स, कॉन्स्टेंट या कंटिन्यूस फीवर, टेम्परेचर हाई होता है होल डे, डेली वेरिएशन 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यानी 3 डिग्री से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जाम्पल जैसे टाइफस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, स्कारलेट फीवर। कॉन्स्टेंट या कंटिन्यूस फीवर क्या होता है, टेम्परेचर सारे दिन भर हाई रहता है, 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होता है, और उसके बाद इसमें न्यूमोनिया, स्कारलेट फीवर, टाइफस और टाइफाइड। उसके बाद आता है रिमिटेंट फीवर, टेम्परेचर गोज अप एंड डाउन, वेरिएशन 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, नेवर रिटर्न टू नॉर्मल होता है। इंटरमिटेंट फीवर, क्यूटाइडाइन, टेम्परेचर बिकम नॉर्मल एटलीस्ट 1 in 24 आवर्स। एग्जाम्पल मलेरिया। इनवर्स फीवर, मॉर्निंग में हाई टेम्परेचर होगा, इवनिंग में लो टेम्परेचर होगा, अपोजिट ऑफ नॉर्मल पैटर्न होगा। हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज वेरी हाई, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। यानी हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज वेरी हाई, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है रिलैप्सिंग फीवर या रिकरेंट फीवर, नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 1 or more 2 days आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ फीवर। यानी रिलैप्सिंग फीवर या रिकरेंट फीवर क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाना 1-2 दिन के बुखार के बाद में, यानी ब्रीफ पीरियड ऑफ फीवर के बाद में। उसके बाद आता है इरेगुलर फीवर, यानी नो फिक्स्ड पैटर्न, कैन नॉट क्लासीफाई। उसके बाद आता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन एंड इलनेस ऑफ एटलीस्ट 3 weeks ड्यूरेशन विद फीवर एक्सीडिंग 38 डिग्री सेल्सियस ऑन सेवरल ओकेजन एंड डायग्नोस नॉट एस्टैब्लिश आफ्टर 1 week ऑफ हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब है कि 3 वीक से भी ज़्यादा 38.3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फीवर रहा हो, सेवरल ओकेजन हुए हो डायग्नोसिस करने की कोशिश की गई हो, और 1 वीक के बाद भी हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद भी डायग्नोस ही नहीं हो पाया हो, इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाया हो कि ये जो फीवर है इसका ओरिजिन क्या है, तो वो होता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। यानी कहने का मतलब है फीवर का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाना, वो होता है फीवर अननोन ओरिजिन। शॉर्ट में फीवर 38.3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, ड्यूरेशन 3 वीक से ज़्यादा हो, रूटीन टेस्ट डन हो, कोज नॉट फाउंड, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन होता है। उसके बाद आता है हम इसकी शॉर्ट समरी पढ़ते हैं फीवर की, फीवर टाइप और एग्जाम्पल। जैसे कॉन्स्टेंट या कंटिन्यूस फीवर में टाइफाइस हो गया, टाइफाइड हो गया, लेबर न्यूमोनिया हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया। रिमिटेंट फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिस, ब्रूसियोलोसिस। उसके बाद आता है इंटरमिटेंट फीवर, मलेरिया, काला आजार, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। इनवर्स फीवर, टाइफाइड फीवर, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। हेक्टिक या स्विमिंग फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, सेप्टिक्सीमिया, पायोजेनिक इन्फेक्शन। रिलैप्सिंग या रिकरेंट फीवर, बोरिल्ला, रिलैप्सिंग फीवर, मलेरिया, हॉटकिन लिम्फोमा। इरेगुलर फीवर, सेप्टिक्सीमिया, एडवांस ट्यूबरकुलोसिस, वायरल इन्फेक्शन। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा, HIV इन्फेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। उसके बाद आता है पेल एफ्स्टन फीवर। पेल एफ्स्टन फीवर क्या होता है, फीवर फ्यू डेज, फेब्राइल या रिपीट्स होना, यानी कुछ दिन के लिए फीवर रहना, फिर फीवर नहीं रहना, यही चक्कर बार बार रिपीट होना, जैसे हॉटकिन लिम्फोमा। उसके बाद आता है स्टेप लैडर फीवर, टेम्परेचर इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप डेली, टाइफाइड फीवर। उसके बाद आता है सैडल बैक फीवर, 2 फीवर पीक्स विद नॉर्मल गैप, यानी 2 बार फीवर आए फिर नॉर्मल आ जाए, ये होता है सैडल बैक फीवर। एग्जाम्पल डेंगू। अब पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर, वेरी हाई एनक्लेक्स टॉपिक। इन्फेक्शन होगा, WBC SPC मैक्रोफेज रिलीज करेंगी पायरोजन्स। पायरोजन क्या क्या होते हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन सेकेंड एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF। ये सब हाइपोथैलेमस पर एक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस रीसेट करता है, टेम्परेचर सेट पॉइंट को अपवर्ड ले जाता है। बॉडी करती है कि बॉडी थिंक इट इज़ कोल्ड, फिर वो शिवरिंग करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, टेम्परेचर राइज होता है और फीवर आता है।
एनक्लेक्स सेट पॉइंट चेंजेज मतलब फीवर। उसके बाद आता है हाइपरथर्मिया, सेट पॉइंट डज नॉट चेंज। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि सेट पॉइंट डज नॉट चेंज। उसके बाद आता है ग्रेड्स ऑफ फीवर या पायरेक्सिया। उसके बाद पढ़ते हैं लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.2 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है मॉडरेट फीवर 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.8 से 39.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है हाई फीवर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.4 से 40.60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है हाइपर पायरेक्सिया मेडिकल इमरजेंसी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, रिस्क ऑफ ब्रेन डैमेज एंड डेथ। दोबारा से पढ़ लेते हैं ग्रेड्स ऑफ फीवर या पायरेक्सिया को। तो लो ग्रेड जो फीवर होता है 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 से 37.8 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट जो फीवर होता है 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.8 से 39.4 डिग्री सेल्सियस। हाई जो फीवर होता है 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 39.4 से 40.6 डिग्री सेल्सियस। और हाइपर पायरेक्सिया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी रिस्क ऑफ ब्रेन डैमेज एंड डेथ का। अब आता है बिलो नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइपोथर्मिया होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 डिग्री सेल्सियस से कम। स्टेज ऑफ हाइपोथर्मिया माइल्ड 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मॉडरेट 86 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सीवियर होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम। राइगर यानी चिल्स। डेफिनेशन सडन वायलेंट सेकिंग चिल्स अकर ड्यूरिंग रैपिड राइज ऑफ फीवर यानी मलेरिया। सेकिंग चिल्स हो जाना, सर्दी लग जाना। सडन वायलेंट सेकिंग चिल्स अकर ड्यूरिंग रैपिड राइज ऑफ फीवर यानी मलेरिया। एनक्लेक्समेंट सिवरिंग। हाइपर वेंटिलेशन होगा कोज रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेज ऑफ राइगर की। तो कोल्ड स्टेज या चिल्ड स्टेज। अनकंट्रोल्ड सिवरिंग होगी, अनकंट्रोल्ड सिवरिंग होगी। टैकीकार्डिया होगा, स्किन फील्स कोल्ड होगा। टेम्परेचर राइजिंग में रीच 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। नर्सिंग केयर क्या होगी? कवर विद वार्म ब्लैंकेट्स, गिव वार्म ड्रिंक्स। ये हो गया स्टेज ऑफ राइगर की कोल्ड स्टेज में। उसके बाद आता है फेब्राइल स्टेज यानी हॉट स्टेज। शिवरिंग स्टॉप्स हो जाएगी, स्किन नॉट हॉट एंड ड्राई हो जाएगी, पेशेंट रेस्टलेस एंड थ्रस्टी हो जाएगा। टेम्परेचर में रीच 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। नर्सिंग केयर क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे ब्लैंकेट को, कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स देंगे। उसके बाद आता है शिफ्टिंग स्टेज, टर्मिनल स्टेज। प्रोफ्यूज होगी शिफ्टिंग, टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग, पल्स इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आता है डेंजर स्टेज, रिस्क ऑफ शॉक्स ड्यू टू फ्लूइड लॉस। उसके बाद पढ़ते हैं नर्सिंग केयर। एनकरेज ओरल फ्लूइड, गिव स्वीट ड्रिंक्स, प्रिवेंट फैटिग, मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली, वॉच फॉर साइन ऑफ शॉक। टेम्परेचर मॉनिटर 10 से 15 मिनट करेंगे। न्यूरोजेनिक फीवर नोट रेस्पॉन्ड टू एंटीपायरेटिक ड्रग, सो मैनेज विथ कोल्ड स्पॉन्जिंग थेरेपी। O2 इंक्रीज यानी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज मेटाबॉलिक जो रेट होती है 7% से इंक्रीज होती है। 1 डिग्री सेल्सियस मेटाबॉलिक रेट होती है 13% से इंक्रीज होती है। उसके बाद है गिव हाई कैलोरी डाइट एंड फ्लूइड 3000 ml पर डे टू बैलेंस फ्लूइड एंड लॉस। एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। समरी, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 एंड TNF फैक्टर की वजह से। सिवरिंग होती है और टेम्परेचर राइज होता है। उसके बाद आता है पल्स। पल्स की बात करते हैं। पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज caused by left ventricular contraction। की एनक्लेक्स पॉइंट, पल्स आर्टीरियल फिनोमेनन होता है, पल्स वेन नहीं होती है। पल्स रिफ्लेक्ट करता है हार्ट रेट को, स्ट्रोक वॉल्यूम को, आर्टीरियल एलास्टिसिटी को। दोबारा से देख लेते हैं कि जो पल्स होती है वो रिफ्लेक्ट करती है हार्ट रेट को, स्ट्रोक वॉल्यूम को, आर्टीरियल एलास्टिसिटी को। इफ़ हार्ट पम्प्स वीकली यानी कमज़ोर,
pulse become weak if arteries are stiff. Elderly St pulse feels different. Thumb has its own artery, princeps pollicis artery, यानी थम्स की खुद की आर्टरी होती है, princeps pollicis artery. You may feel your own pulse, know the patient. NCLEX rule: use index plus middle finger, never use thumb. Little finger, ring finger, middle finger, index finger, thumb. यानी पहले थंब आएगा, फिर इंडेक्स फिंगर आएगी, फिर मिडिल फिंगर आएगी, फिर रिंग फिंगर आएगी, फिर लिटिल फिंगर आएगी. कॉमन साइट्स ऑफ पल्स एंड NCLEX क्लिनिकल यूज. टेम्पोरल पल्स, तो सबसे पहले पल्स आती है टेम्पोरल पल्स. ये टेम्पोरल आर्टरी साइट होती है इसकी, साइट ऑफ फोरहेड. यूज करते हैं इन्फेंट एंड शोक में. कैरोटिड पल्स, साइड ऑफ नेक, बेस्ट फॉर कार्डियक अरेस्ट एंड शोक. NCLEX 1, नेवर पाल्पेट बोथ कैरोटिड टुगेदर, मे कोज ब्रेन इस्चेमिया, फेंटिंग करते हैं. यानी कैरोटिड जो आर्टरी होती है उसको एक साथ पाल्पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फेंट हो सकता है और पेशेंट शोक में जा सकता है. ब्रेकियल पल्स, साइट अबोव एल्बो, BP मेजरमेंट, इन्फेंट पल्स असेसमेंट. रेडियल पल्स मोस्ट कॉमन होती है, रिस्ट थंब साइड में होती है, रूटीन पल्स से कॉन्शियस पेशेंट. फीमोरल पल्स, साइट ग्रोइन होती है, यूथ शोक, कार्डियक कैथेटराइजेशन, मेजर ट्रॉमा होता है. उसके बाद आता है पोप्लेटरी पल्स, साइट बैक ऑफ नी होता है, यूथ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है. पोस्टीरियर टिबियल पल्स, साइट बिहाइंड मेडियल मेलियोलस, एंकल यूज होता है, यूज पेरिफेरल सर्कुलेशन, डायबिटीज में यूज होती है. उसके बाद आता है डोर्सल स्पेडिस पल्स, टॉप ऑफ फुट, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में यूज, डायबिटिक फुट असेसमेंट में. NCLEX PRL, एब्सेंट डोर्सल स्पेडिस पल्स, आर्टीरियल इनसफिशियंसी होती है. तो ये थी पल्स के बारे में. उसके बाद आता है एपिकल पल्स, अपेक्स ऑफ हार्ट. लोकेशन होती है अडल्ट, 5th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकल लाइन. चाइल्ड, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, चेकिंग यूजिंग स्टेथोस्कोप. ऑलवेज चेक एपिकल पल्स फॉर 1 full minute. When giving digoxin, irregular pulse, infant या न्यूबॉर्न, कार्डियक डिजीज. इफ एपिकल पल्स 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो वो होल्ड करते हैं डिगोक्सिन को. पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट. टैकीकार्डिया 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा. ब्रेडिकार्डिया 60 बीट पर मिनट से कम. रिलेटिव ब्रीडिका पल्स लो डेस्पाइट फीवर, टाइफाइड फीवर है, क्लेमाइडियल न्यूमोनिया है. उसके बाद है फीटल, 140 से 160 है, न्यूबॉर्न 120 से 160 है, इन्फेंट 90 से 130 है, चाइल्ड 90 से 100 है, अडल्ट 60 से 100 है, ओल्ड एज 40 से 100 है. एक बार हम दोबारा देखते हैं कि जो फीटल में जो पल्स होती है 140 से 160 होती है, न्यूबॉर्न में 120 से 160 होती है, इन्फेंट में 90 से 130 होती है, चाइल्ड में 90 से 100 होती है, अडल्ट में 60 से 100 होती है, ओल्ड एज में 40 से 100 होती है. चिल्ड्रन फास्टर पल्स, एल्डरली स्लोअर पल्स. उसके बाद है फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर, पल्स 7 से 10 बीट्स पर मिनट. फीवर यानी टैकीकार्डिया. फैक्टर इंक्रीजिंग जो पल्स रेट को बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज है, फीवर है, पेन है, एंजाइटी है, हेमोरेज है, लो BP है, हीट है. फैक्टर डिक्रीजिंग पल्स रेट सेडेटिव्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, कोल्ड एप्लीकेशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, एथलीट हार्ट है. पल्स एम्पलीट्यूड या क्वालिटी या स्ट्रेंथ यानी ग्रेड 0 यानी एब्सेंट होगी पल्स. 1+3D वीक बारली फेल्ट होगा. 2+ नॉर्मल डिसअपीयरेंस विद प्रेशर. 3+ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एंड इजीली पाल्पेबल फुल. 4+ वेरी स्ट्रिंग और बाउंडिंग पल्स होगी, या वाटर हैमर पल्स भी जिसे बोला जाता है. वाटर हैमर पल्स इज बाउंडिंग पल्स विद रैपिड राइज एंड सडन कोलैप्स, क्लासिकल सीन एरोटिक रिजर्जिटेशंस. अब आता है 3D पल्स इन शोक में, सीवियर ब्लड लॉस में और हार्ट फेलियर में 3D पल्स होती है. उसके बाद आता है बाउंडिंग पल्स, ये फीवर में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, एरोटिक रिजर्वेशन में. उसके बाद एक चार्ट के रूप में देखते हैं कि सबसे पहले टेम्पोरल राइट, टेम्पोरल लेफ्ट, कैरोटिड राइट, कैरोटिड लेफ्ट, पाल्पेट 1 साइड एट ए टाइम, कैरोटिड की बात कर रहे हैं. फिर ब्रोकियल राइट, ब्रेकियल लेफ्ट, फिर रेडियल राइट, फिर रेडियल लेफ्ट, फिर एपिकल पल्स, 5th इंटरकोस्टल स्पेस अडल्ट, 4th इंटरकोस्टल स्पेस चाइल्ड. उसके बाद फिर पढ़ते हैं फीमोरल राइट, फीमोरल लेफ्ट, फिर पोप्लेटल राइट, पोप्लेटल लेफ्ट,
फिर पोस्टीरियर टिबियल राइट, फिर पोस्टीरियर टिबियल लेफ्ट, फिर डोर्सलिस पेडिस राइट, फिर डोर्सलिस पेडिस लेफ्ट। उसके बाद पढ़ते हैं एनक्लेक्स के कुछ सिनेरियो पढ़ते हैं। सिनेरियो फर्स्ट, पेशेंट्स विद फीवर, स्लो पल्स, थिंक रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया यानी टाइफाइड। अगर पेशेंट्स को फीवर है लेकिन स्लो पल्स है तो टाइफाइड फीवर हो सकता है, यानी ब्रेडिकार्डिया, उसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है टाइफाइड फीवर में। सिनेरियो टू, डायबिटिक पेशेंट, फुट अल्सर, पल्स एब्सेंट, पेरिफेरल आर्टियल डिजीज। सिनेरियो 3, इन्फेंट ऑलवेज चेक पल्स। सिनेरियो 4, गिविंग डिजोक्सिन, चेक एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट। उसके बाद आता है रिदम और रेगुलरिटी ऑफ बीट्स। नॉर्मल इक्वल इंटरवल आर प्रेजेंट बिटवीन रिदम और रेगुलरिटी ऑफ बीट्स। Normal equal intervals are present between heartbeats, and if any variation found in interval, it called irregular beats or dysrhythmias. Types of pulse: pulse deficit, apical pulse minus radial pulse, apical pulse minus radial pulse. Indicate dysrhythmia, poor peripheral perfusion. Intermittent pulse, बीच बीच में बीट्स का मिस हो जाना, causes PVC, premature ventricular contraction, arterial fibrillations. उसके बाद आता है डिक्रोटिक पल्स या डाइक्रोटिक पल्स। एक हार्ट बीट में 2 पल्स वेव आ जाना, सीन इन लो कार्डियक आउटपुट में स्टेट्स में, सेप्सिस या रिकवरी फेज में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पल्स बेस्ड ऑन अबनॉर्मल वॉल्यूम, वाटर हैमर पल्स, कोराइजन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स भी कहते हैं। ए पल्स विद पावरफुल अपस्ट्रोक, फुल वॉल्यूम फॉलोड बाय ए सडन कोलैप्स। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? In aortic regurgitation, the aortic wall does not close properly. During diastole, blood leaks back from the aorta into the left ventricles. The left ventricle therefore fills with an abnormal large volume of blood. Increased ventricular filling causes increased myocardial stress. उसके by the Frank Starling mechanism, increased strength results in a more forceful contraction. उसके बाद आता है ड्यूरिंग सिस्टोल द लेफ्ट वेंट्रिकल रिजेक्ट्स ब्लड वेरी फोर्सफुली इन द एरोटा। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या होता है? हार्ट एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिलिंग इट। उसके बाद में क्या होगा कि एरोटा में ज़्यादा ब्लड चला जाएगा तो दिस प्रोड्यूस एन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ए बाउंडिंग पल्स। बिकॉज ब्लड रैपिडली फॉल्स बैक ड्यूरिंग डायस्टोल द पल्स कोलैप्स सडनली। उसके बाद आता है क्लिनिकल मीनिंग, स्ट्रॉन्ग सिस्टोलिक पल्स एंड रैपिड डिसअपीयरेंस इन पल्स, यानी स्ट्रॉन्ग होगी सिस्टोलिक पल्स एंड रैपिड डिसअपीयरेंस इन पल्स। उसके बाद आता है पल्स अल्टरनेंस, ए पल्स इन विच स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट्स अल्टरनेट वाइल द रिदम रिमेन्स रेगुलर। एक पल्स या तो वीक आना या फिर स्ट्रॉन्ग आना, लेकिन रिदम जो होती है वो रेगुलर आती है। पैथोफिजियोलॉजी, कोज बाय सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, the failing ventricles alternates between effective contraction and ineffective contraction. एनक्लेक्स इंटरप्रिटेशन या पल्स अल्टरेंस, सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। उसके बाद आता है बाइजेमिनल पल्स या काउपल्ड पल्स, 2 बीट्स अकर टुगेदर फॉलोड बाय ए लॉन्ग कंपनसेटरी पुश। नॉर्मल साइन बीट्स फॉलोड बाय ए प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है एनक्लेक्स डिफरेंशिएशन फीचर, पल्स अल्टरेंस, बाइजेमिनल पल्स, यानी रिदम रेगुलर होगी, इरेगुलर होगी बाइजेमिनल पल्स में। कोजेज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कारण बनेगा पल्स अल्टरनेंस का, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बाइजेमिनल पल्स में होगा। पैटर्न होगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक होगा, बीट प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर पुश आ जाएगा। उसके बाद फिर आता है वायरी पल्स, ए वायरी पल्स दैट फील्स टाइट टेंस एंड कोड लाइक, पेरिफेरल vasoconstriction, increased sympathetic tone, seen in pain, एंजाइटी एंड अर्ली शोक में। उसके बाद आता है पैराडॉक्सिकल पल्स, पल्सस पैराडॉक्सस, ऑल्सो कॉल्ड खूसमाल पल्स, ए डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अकम्पनीड बाई वीकनिंग ऑफ द पल्स। इंस्पायरेशन लोअर करता है इंट्राथोरेसिस प्रेशर को, राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग इंक्रीज होता है, यानी इंस्पायरेशन लोअर करता है इंट्राथोरेसिस प्रेशर को, राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग इंक्रीज होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होती है, पल्स वीकनेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशंस। उसके बाद होता है सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट में,
सीवियर अस्थमा में, सीओपीडी एक्सर्बेशन में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। उसके बाद पढ़ते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक अलग टॉपिक है। रेस्पायरेशन इज exchange of gases between the body and the environment. Component of respiration, ventilation. Component में तीन आएंगे, ventilation, diffusion, perfusion. Ventilation, breathing in, inspiration, breathing out, expiration. Ventilation क्या होता है? Movement of air into and out of the lungs, other gases movement. Diffusion क्या होता है? Gas exchange between alveoli and blood, O2, CO2 move. Perfusion क्या होता है? Gas exchange between blood and body tissues. Adequate ventilation alone does not ensure oxygen perfusion is required. यानी ventilation movement of air into and out of the lungs, other gases movement. उसके बाद है diffusion क्या होता है? Gas exchange between alveoli and blood, यानी gas exchange between alveoli and blood, O2 CO2 move. Perfusion क्या होता है? Gas exchange between blood and body tissue. Adequate ventilation alone does not ensure oxygenation. परफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है यूपेनिया मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल अडल्ट। ये जो रेस्पायरी रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। रेट मस्ट बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द एज। न्यूबॉर्न की 30 से 60 पर मिनट होती है। 1 ईयर में 20 से 40 पर मिनट होती है। अडल्ट में 12 से 20 पर मिनट होती है। ओल्डर अडल्ट में 10 से 24 पर मिनट होती है। एनक्लेक्स रूट, ए रेट दैट इज नॉर्मल इन न्यूबॉर्न मे बी डेंजरस इन अडल्ट्स। उसके बाद पढ़ते हैं रेस्पायरेशन पल्स रेशियो। नॉर्मल रेशियो 1 रेस्पायरेशन बराबर 4 बीट्स पर मिनट। एग्जाम्पल पल्स 80 पर मिनट, रेस्पायरेशन 20 पर मिनट। उसके बाद आता है एनक्लेक्स लॉस ऑफ दिस रेशियो सजेस्ट रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल 500 ml पर ब्रीथ। डीप रेस्पिरेशन वॉल्यूम मोर देन टाइडल वॉल्यूम। शैलो रेस्पिरेशन वॉल्यूम लेस देन टाइडल वॉल्यूम। एनक्लेक्स ट्रैप, रेस्पिरेटरी रेट कैन नॉट बी नॉर्मल बट टाइडल वॉल्यूम में बी इनएडिक्वेट। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लोकेशन होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन कंट्रोल स्टिमुलस कार्बन डाइऑक्साइड, मेन लेवल इन ब्लड। उसके बाद है ब्रीदिंग इज ड्राइवन मेनली बाय CO2 नॉट बाय ऑक्सीजन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रीदिंग होता है वो मेनली CO2 से ड्राइवन किया जाता है, ऑक्सीजन। अब नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एंड रिदम। टैकीपेनिया, रेस्पिरेशन रेट मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। कॉमन कोज क्या होता है? फीवर, एंजाइटी, हाइपोक्सिया, पेन। एनक्लेक्स मीनिंग बॉडी इज ट्राइंग टू रिमूव CO2 और इंक्रीज ऑक्सीजन। उसके बाद आता है ब्रेडीपेनिया, रेस्पिरेशन रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट। कॉमन कोज ओपोइड्स होता है, हेड इंजरी होती है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। एनक्लेक्स डेंजर, रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। उसके बाद पढ़ते हैं डिस्पेनिया, इज सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ डिफिकल्टी और अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग। इज सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग। एनक्लेक्स रूल, इफ पेशेंट सेज आई कैन नॉट ब्रीथ इट इज डिस्पेनिया एवन इफ रेट इज नॉर्मल। अपनिया, टेम्पोररी एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, काइनेस्टिक रेस्पिरेशन, पीरियड्स ऑफ अपनिया फॉलोड बाय डीप रैपिड ब्रीदिंग, सीन इन ब्रेन इंजरी, हार्ट फेलियर। ऑर्थोपेनिया क्या होता है? डिफिकल्टी ब्रीदिंग व्हेन लाइंग फ्लैट रिलीव्ड बाय सिटिंग और स्टैंडिंग, यानी डिफिकल्टी ब्रीदिंग व्हाइल लाइंग फ्लैट रिलीव्ड बाय सिटिंग और स्टैंडिंग। एनक्लेक्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी ऑर्थोपेनिया का कारण हो सकता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब पढ़ते हैं हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। व्हाट हैपन्स फिजियोलॉजिकली? एक्सेसिव ब्रीदिंग, टू मच CO2 लेवल इन ब्लड डिक्रीज, हाइपोकैपनिया, ब्लड बिकम एल्कालाइन, रिजल्ट रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। एनक्लेक्स ट्रैप की बात करते हैं। हाइपरवेंटिलेशन इज ए CO2 प्रॉब्लम नॉट एन ऑक्सीजन प्रॉब्लम। कोज आर ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, फियर होना जाना, हैवी एक्सरसाइज एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी खुशमाल रेस्पिरेशन। अब बात पढ़ते हैं
अब नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न की हाइपोवेंटिलेशन, स्लो एंड सैलो ब्रीदिंग यानी सरफेस लेवल पे। उसके बाद आता है इंक्रीज CO2 इन ब्लड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कोज एनक्लेक्स, एनेस्थीसिया, सेडेटिव, ओपिड्स, मॉर्फिन, ब्रेन इंजरी, की एंड करेस्पॉन्ड CO2 रिटेंशन, एसिड बिल्डअप होता है। उसके बाद है वाइट ओट्स रेस्पिरेशन, जिसे हम क्लस्टर ब्रीदिंग कहते हैं। पैटर्न, ग्रुप ऑफ फास्ट सैलो ब्रीथ्स फॉलोड बाय इरेगुलर एपनिया, सीन इन हेड इंजरी, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब बात करते हैं एनक्लेक्स ट्रिप, थिंक ब्रेन स्टेम डैमेज, काइनेस्टोक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग ग्रेजुअली इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट, देन ग्रेजुअली डिक्रीज। यानी हम काइनेस्टोक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग ग्रेजुअली इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट, देन ग्रेजुअली डिक्रीज। सबसे पहले इंक्रीज होगा, फिर देन ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, एंड विद एपनिया 10 से 60 सेकेंड, सीन इन हार्ट फेलियर में, स्ट्रोक में, ब्रेन इंजरी में। उसके बाद होता है वेनिंग एंड वैक्सिंग ब्रीदिंग, काइनेस्टोक रेस्पिरेशन। वेनिंग का मतलब होता है टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ, इम्पोर्टेंस और इंटेंसिटी। वैक्सिंग होता है ग्रोइंग इंक्रीज इन साइज, टू ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाना साइज, स्ट्रेंथ या इम्पोर्टेंस और इंटेंसिटी में। वैक्सिंग होता है ग्रोइंग इंक्रीज इन साइज, ये होता है काइनेस्टोक रेस्पिरेशन में। उसके बाद हाँ स्टेटोरस रेस्पिरेशन यानी नोइजी ब्रीदिंग, साउंड रेटलिंग या बबलिंग, कोज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सिक्रेशन, एनक्लेक्स एक्शन, सक्शन एयरवे। टर्म्स रिलेटेड टू ऑक्सीजन, एनोक्सिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, वेरी डेंजरस, हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन इन टिश्यू, अर्ली साइन रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, टैकीकार्डिया है। उसके बाद पढ़ते हैं हाइपोक्सिया, लो O2 इन आर्टीरियल ब्लड measured by ABG SpO2, anoxemia, poor oxygenation of blood, severe condition, cyanosis, bluish color of skin or mucosa, cause low oxygenation, usually 85%, एनक्लेक्स टिप, late sign of hypoxia। अब आता है पेरिफेरल साइनोसिस, ब्लूस फिंगर्स या टोज, कोज बाई पुअर सर्कुलेशन। उसके बाद होता है सेंट्रल साइनोसिस, ब्लूस लिप्स, टंग्स, ओरल म्यूकोजा, कोज बाई लंग्स या हार्ट डिजीज। डार्क स्किन असेसमेंट, चेक पाम्स, सोल्स, कंजुंगटाइवा, नेल बर्ड्स। अदर रेस्पिरेटरी टर्म्स, एस्फैक्जिया, सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ O2, एयरवे ब्लॉकेज और चोकिंग, हाइपरपेनिया, इंक्री डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, पोलीपेनिया, पांटिंग, रैपिड या सैलो ब्रीदिंग। उसके बाद पढ़ते हैं साई, डीप इंस्पायरेशन विद प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। साई क्या होता है? डीप इंस्पायरेशन विद प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, सीन इन इमोशनल स्ट्रेस, एयर हंगर, सीवियर डिस्पेनिया विद डीप साइंग ब्रीथ, सीन इन सीवियर हाइपोक्सिया, रेस्पिरेशन स्टिमुलेंट्स, ड्रग्स और फैक्टर दैट इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, एग्जाम्पल एनक्लेक्स, कैफीन है, एट्रोपिन है, अमोनिया है, CO2 नेचुरल या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स, एट हाई एल्टीट्यूड इंक्रीज रेस्पिरेशन, लो O2 टेम्परेचर, एवरी 8 डिग्री फ़ारेनहाइट PR इंक्रीज बाई 3 से 4 पर मिनट, लो ब्लड वॉल्यूम, हाइपोटेंशन, PR इंक्रीज, रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट्स, ड्रग दैट डिक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ, एग्जाम्पल सेडेटिव्स है, नार्कोटिक ओपिड्स है, एनेस्थीसिया है, एनक्लेक्सल, रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। प्रेशर एक्सर्टेड बाई ब्लड एंड आर्टीरियल वाल्स, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टीरियल वाल पर ब्लड का कितना प्रेशर लग रहा है वही BP होता है। इसमें दो टर्म्स होते हैं, सिस्टोलिक BP और डायस्टोलिक BP। हाईएस्ट प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक लोवेस्ट प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। पल्स प्रेशर फॉर्मूला SBP माइनस DBP, नॉर्मल 40 mmHg, नॉर्मल BP वैल्यूज अडल्ट 120 से 80 mmHg और MAP मीन आर्टेरियल प्रेशर 93 mmHg। BP रेशियो सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर 3:2:1। BP मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इफेक्नो मैनोमीटर, आर्टरी यूज ब्रेकियल आर्टरी, अबो एंटीकोबाइटल फ्यूसा। BP कंट्रोल सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉल्ड CVS सेरेब्रोवास्कुलर सेंटर। उसके बाद आता है बैरो रिसेप्टर, जिसमें होता है प्रेशर रिसेप्टर। दे डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को, चेंजेज एंड हेल्प करते हैं
कीप बीपी स्टेबल, लोकेटेड इन एरोटिक आर्क और कैरोटिड साइनस में, एड द बाइफर्गेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यानी जो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं वो एरोटिक आर्क और कैरोटिड साइनस पर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ऑटो रेगुलेशन ऑफ बीपी, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन वाया वेगस नर्व डिक्रीज हार्ट रेट को, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन वाया किडनी एक्सक्रीट करती हैं एक्स्ट्रा सोडियम को, वाटर को रिड्यूस करती हैं ब्लड वॉल्यूम को। सैलो, नॉट डीप, क्लोज टू द सरफेस, लैकिंग डेप्थ। उसके बाद है फैक्टर इंक्रीज बीपी जो कि एनक्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओबेसिटी, आफ्टर मील्स इंक्रीज बीएमआर, इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। उसके बाद है करेक्ट बीपी कफ एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कफ साइज शुड कवर 2 से 2/3 ऑफ आर्म, रेफ कफ अबो एंटीकोबाइटल फोसा, लोअर एज ऑफ कफ 2 इंचेज अबो एंटीकोबाइटल फोसा, और रॉन्ग कफ साइज फॉल्स बीपी रीडिंग। अब आता है बीपी कप प्लेसमेंट। बीपी कप शुड बी टाइड बिटवीन एक्रोमियन प्रोसेस, शोल्डर एंड ओलिक्रोनल प्रोसेस एल्बो, आर्टरी यूज नॉन ब्रेकियल आर्टरी, कफ ब्लेडर should cover 80% of arm circumference and 40% of arm width। उसके बाद है बीपी कप साइज, पेशेंट कप साइज यानी न्यूबॉर्न में 4x8 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 6x12 सेंटीमीटर, अडल्ट में 16x30 सेंटीमीटर, अडल्ट थाई में 16x42 सेंटीमीटर। एनक्लेक्स पॉइंट, रॉन्ग कप साइज, रॉन्ग बीपी रीडिंग, एनक्लेक्स पॉइंट, wrong BP reading, wrong cup size, BP measurement from thigh, systolic BP measured in thigh is 10 से 40 mmHg lower than arm BP, डायस्टोलिक बीपी सेम ही होती है आर्म और थाई में। टेक्निक्स, रैफ कैफ अराउंड थाई, प्लेस स्टेथोस्कोप ओवर पोप्लिटेल आर्टरी। उसके बाद आता है कोर्टाकोप साउंड, साउंड्स हियर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप व्हाइल मेजरिंग बीपी। उसके बाद आता है टोटल 5 फेज होती है। फेज फर्स्ट जो कि फर्स्ट के लिए रोटेटिंग साउंड होती है, सिस्टोलिक बीपी होती है। फिर फेज सेकंड स्विचिंग साउंड होती है। फेज थर्ड क्रिस्पर साउंड होती है। फेज 4 मफलिंग साउंड होती है। फेज 5 डिसअपीयरेंस ऑफ साउंड होती है। उसके बाद आता है फेज फर्स्ट सिस्टोलिक, फेज 5 डायस्टोलिक, स्विचिंग, क्रिस्पर, मफलिंग और डिसअपीयरेंस ऑफ साउंड। Precaution during BP measurement, do not measure BP in arm with IV infusion, arm should be at heart level, observe eye should be at mercury level, patient should be relaxed, sitting or lying, not talking during BP check। उसके बाद आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी न्यूबॉर्न में 80/46 mmHg प्लस 20 या 10 हो सकता है। 1 से 3 ईयर में 90/50 mmHg, अडल्ट में 120/80 mmHg, 50 ईयर में 140/85 mmHg, 70 ईयर्स में 160/90 mmHg, 80 ईयर्स में 180/95 mmHg। एनक्लेक्स कंसेप्ट, बीपी इंक्रीज विद एज ड्यू टू आर्टीरियल स्टिफनेस। उसके बाद आता है बीपी क्लासिफिकेशन, प्री हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक बीपी 120 से 139 mmHg, डायस्टोलिक बीपी 80 से 89 mmHg, हाइपरटेंशन 140 से 90 mmHg इन अडल्ट्स, हाइपोटेंशन सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाती है 90 mmHg में, सो सिस्टोलिक बीपी एंड डिक्रीज 90 mmHg विद पुअर परफ्यूजन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ड्रॉप इन बीपी व्हेन ए पर्सन स्टैंड सडनली फ्रॉम लाइंग और सिटिंग। एनक्लेक्स क्राइटेरिया, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाती है 20 mmHg, डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाती है 10 mmHg। यानी सिस्टोलिक बीपी भी डिक्रीज होती है और डायस्टोलिक बीपी भी डिक्रीज होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होती है, ड्रॉप इन बीपी व्हेन ए पर्सन स्टैंड सडनली फ्रॉम लाइंग और सिटिंग, ये होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सिम्टम्स, डिजीनेस होती है, फेंटिंग होती है, ब्लड विजन होता है। कॉमन एरर इन बीपी मेजरमेंट, तो टू वाइड कफ यानी फॉल्स लो बीपी, टू नैरो या शॉर्ट कफ फॉल्स हाई बीपी, लूज और अनइवन कफ फॉल्स हाई बीपी, आर्म बिलो हार्ट लेवल फॉल्स हाई बीपी, आर्म अबोव हार्ट लेवल फॉल्स लो बीपी, आर्म अनसपोर्टेड फॉल्स हाई बीपी, इन्फ्लेट या डिफ्लेट टू स्लोली फॉल्स हाई बीपी, रिपीट बीपी टू क्विकली फॉल्स हाई सिस्टोलिक।
अब आता है पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन इन्वेजिव टेस्ट दैट मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 ऑफ आर्टीरियल ब्लड, नॉर्मल वैल्यू 90% से 100%, डेंजर लेवल 90% फॉर लॉन्ग टाइम हार्मफुल, डिवाइस पल्स ऑक्सीमेट्री, मेजर्ड पल्स आर्टीरियल ब्लड ओनली, एक्स्ट्रा एनक्लेक्स गोल्ड पॉइंट, नेल पॉलिश, कोल्ड फिंगर एनीमिया, फॉल्स लो SpO2, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, फॉल्स नॉर्मल SpO2. Pulse oximetry does not measure ventilation, only oxygenation. BP should rest 5 minutes before measurement. Do not measure BP immediately after exercise or smoking. Thank you. ये था complete